सो मैं कह रहा था आपसे कि ये जो सीक्वेंस दे रखा है इस हिसाब से सबसे पहले आप क्या करिए, इसका आप एक डीएनए बना के देखिए, ठीक है? इसका आप एक डीएनए तैयार करके देखिए। तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी हो जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट्री ए हो जाएगा, यू के कॉम्प्लीमेंट्री जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी। चलो मैं इसको क्लियरली लिख दे रहा हूँ इसके ऊपर। देखते हैं वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टी ए सी ए ए ए आपका टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए सी जी जी कॉम्प्लीमेंट्री ए जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी ए यू के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा आपका यहाँ पे ए जी ए और यू का कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा ए टी टी। ठीक है, तो आप ये देखिए ये वाला सीक्वेंस जो है ये मैच कर रहा है, इससे नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे बोला कि इन्होंने वेलिन के लिए CCU, तो वेलिन के ऊपर देखिए आपका, देखो पहला वाला AUG मेथियोनिन के लिए हो गया, ये फिनाइलैनिन के लिए हो गया, ये मेथियोनिन के लिए हो गया CCU। प्रोलीन के लिए CCU है, ठीक है, CCU प्रोलीन के लिए, और वेलिन के लिए GGU, तो GGU वेलिन के लिए, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है आपका। फिर पूछा है AUG इज नोन एज स्टार्ट कोडॉन, बिल्कुल, एंड UA डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, बिल्कुल सही है क्योंकि स्टॉप कोडॉन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट, सारी ऑप्शन करेक्ट है हमारे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी होंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, सेक्शन बी पे आ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए कि अ फीमेल fruit fly and a male fowl are heterogrammatic, while the male fruit fly and female fowl are heterogrammatic. Why are they so called so? तो भाई सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग द सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे पहला केस जो दे रखा है इन्होंने, इसमें बोला हुआ है क्या कि फीमेल फ्रूट फ्लाई, फीमेल फ्रूट फ्लाई एंड मेल फॉल, बर्ड की बात हो रही है, मेल फॉल, फाउल का मतलब बर्ड्स होती है, तो मेल फाउल जो होती है यहाँ पे होमोगेमेटिक होती है, तो इसके अंदर जेड जेड होता है, फीमेल के अंदर जेड डब्ल्यू होता है, और मेल फ्रूट फीमेल फ्रूट फ्लाई के अंदर एक्स एक्स होता है। ठीक है, और मेल के अंदर एक्स वाई होता है। तो भाई दोनों के पास सेम सेट ऑफ जो क्रोमोसोम है एक जैसे हैं, तो इसलिए इन्हें हम लोग होमोगेमेटिक कहते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड होमोगेमेटिक है जी। और दूसरा लिखा हुआ है फीमेल फॉल आर हेट्रोगेमेटिक। फीमेल फॉल के लिए हम लोग हेट्रोगेमेटिक क्यों कह रहे हैं हम लोग फीमेल फॉल को, क्योंकि यहाँ पे जेड डब्ल्यू है, ये जेड डब्ल्यू है। ठीक है, दोनों के अंदर ये जेड एक अलग क्रोमोसोम है, डब्ल्यू एक अलग क्रोमोसोम है, तो इसलिए इसे हेट्रोगेमेटिक कह देते हैं। और मेल फ्रूट फ्लाई को हम लोग हेट्रोगेमेटिक क्यों कह रहे हैं? भाई मेल फ्रूट फ्लाई का जो जीनोटाइप है वो एक्स वाई है, तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है। जब सेम होते हैं तो होमोगेमेटिक, और जब दोनों अलग अलग हो गए तो उसे हम लोग हेट्रोगेमेटिक कहेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि एलियन स्पीशीज आर नोन टू बी हाईली इन्वेजिव एंड कंसिडर्ड एज थ्रेट टू इंडिजिनियस स्पीशीज ऑफ एरिया। ठीक है, एलियन स्पीशीज को हाईली इन्वेजिव माना गया है और वो कंसिडर की जाती है थ्रेट है इंडिजिनियस स्पीशीज के लिए। सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट विद एनी टू एग्जांपल्स। तो भाई आप एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जांपल कोई भी उठा लीजिए, आप नील पर्च का एग्जांपल उठा लीजिए, इकॉर्निया का एग्जांपल उठा लीजिए, वाटर हैसिंथ का एग्जांपल, इकॉर्निया इनफैक्ट वाटर हैसिंथ ही है। ठीक है, आप कैरेट ग्रास का एग्जांपल उठा लीजिए। नील पर्च का आप अच्छे से केस जानते ही हो कि लार्ज प्रेडेशियस फिश होती है,
जिसको लेक विक्टोरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, वहाँ पे जो 200 टाइप ऑफ किकलेट फिश थी, उनकी स्पीशीज को वहाँ पे बिल्कुल एक्सटिंक्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है हमारा वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ ने क्या कोहराम मचाया आप जानते हो, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। और बीओडी को बढ़ा देता है, ये पानी की वाटर पॉल्यूट करता है, यूट्रोफिकेशन को बढ़ा देता है। सारी चीजें आपको लिखनी है। उसके अलावा पार्थेनियम को लिख दीजिए आप, पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, ये भी आपका एक एलियन स्पीशीज है जिसने हमारी इंडिजिनियस स्पीशीज को थ्रेट कॉज की है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप इसमें लेंगे जब इस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि a mature embryo sac in flowering plant may possess 7 cell but 8 nuclei, explain with the help of diagram only। तो डायग्राम इन्होंने पूछा है, आप कुछ नहीं करना है, आपको एम्ब्रियो सैक बनाना है, 3 सेल्स ऊपर बनानी है और इन तीनों सेल्स का नाम देना है आपको एंटीपोडल सेल, 2 सेल नीचे बनानी है। ठीक है, 2 सेल बनानी है, इन दोनों को नाम देना है सिनर्जिड, इसके ऊपर बना देना आपको एग, और बीच में 2 सेल्स को एक साथ फ्यूज कर देना है और इन दोनों को फ्यूज करने के बाद इन्हें कर देना पोलर न्यूक्लियाई, इन्हें कह देना आप पोलर न्यूक्लियाई। इसे कह देंगे आप एग एपेरेटस है जी, इसको कह देंगे आप क्या, सिनर्जिड। और जी इन तीनों को ऊपर वाले को क्या कह देंगे आप, एंटीपोडल, इनको क्या कह देंगे, एंटीपोडल्स। तो इस तरीके से आप एग्जांपल बनाएंगे इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्होंने, राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल। अब भाई सेमिनल वेसिकल की लोकेशन एंड फंक्शन कहाँ पे होती है, तो लोकेशन की बात करूँ तो ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर और आपका जो रेक्टम है इनके बीच में मौजूद है। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। अगर इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करो, मतलब जहाँ पे मेल पेनिस जस्ट बाहर आता है उसके अंदर जब यूरेथ्रा आ रही होती है, तो यूरेथ्रा के अंदर यहाँ पे इस तरीके से यूरेथ्रा आ रही है, ये यूरेथ्रा आ रही है, यहाँ पे ग्लैंस पेनिस हो गया। तो यहाँ पे ही हमारी सबसे पहले सेमिनल वेसिकल इधर लगी होती है, नीचे में इसके प्रोस्टेट ग्लैंड लगी होती है, फिर नीचे हमारी साइड में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आ जाती है। तो इस तरीके से मौजूद होती है। तो इनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होती है। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन के तौर पे भैया ये बहुत सारी चीज़ें कर रही थी मैंने जो आपको पढ़ाई है। ये अल्कलाइन मीडियम रिलीज करती है जो हमारा एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज या काउंटरएक्ट करने के लिए मदद करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं इसके अंदर, है वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहे थे, इनको डायरेक्ट करने में मदद करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंचाते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट पूछा हुआ है कि लिस्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ओविडक्ट थ्रू विच ओवम ट्रेवल टिल मीट द स्पर्म। भाई कौन कौन से पार्ट है जिसके थ्रू ये ट्रेवल करती है, आप याद करिए डायग्राम, इस डायग्राम से यूज टू हो गए होंगे आप, है जी। तो सबसे पहला यहाँ पे फिम्बरी होती है, फिम्बरी के थ्रू कलेक्ट कर ली जाती है ये, है जी। फिम्बरी के बाद हमारा यहाँ बीच वाला पार्ट इनफंडिबुलम आ जाता है ना। इस इनफंडिबुलम के बाद ये एम्पुला में पहुंचती है और एम्पुला के बाद हमारा ये इस्तमस है, लेकिन इस्तमस तक पहुंचती नहीं है, इस्तमस से पहले ही इनका बीच में इस साइट पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है जी, ये है सीधा सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने कि हाउ इज द लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली कैलकुलेटेड। आप डीएनए की लेंथ को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो आप सीधा सीधा आप याद करिए, मैंने डिस्टेंस बताया था आपको, पहले तो एक हेलिक्स बताया था, एक हेलिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था 3.4 नैनोमीटर का एक हेलिक्स है, और एक ही हेलिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई 10 बेस पेयर होते हैं। तो हम पहले जो दो बेस पेयर है उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें बिटवीन 2 बेस पेयर,
तो हमने क्या किया था 3.4/10 कर दिया था है जी। 3.4/10 करने पे 0.34 नैनोमीटर इसका आंसर आया था, है ना। अब हमें ये पता है कि टोटल जो ह्यूमन जीनोम है उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। अब बेस पेयर है ये मतलब किसके अंदर है, हमारे दो अलग अलग स्ट्रैंड में है, एक अलग स्ट्रैंड है ये एक अलग स्ट्रैंड है, ये दोनों इंटरवाइंड है। तो 3.2 को अगर ये एक स्ट्रैंड है ये हो गए दो स्ट्रैंड हो गए ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 6.6। ठीक है, तो 6.6 इंटू 10⁹ इंटू हमारा ये 0.34 नैनोमीटर, 0.34 इंटू 10⁻⁻9 टोटल निकल के आता है 2.2 मीटर। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। भाई न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप अच्छे से जानते हो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। भाई यहाँ पे एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है, हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर हमारे जो 200 बेस पेयर डीएनए वो इसके ऊपर रैप्ड है, किसके ऊपर, ऑक्टामर के ऊपर, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर, है ना। और ये दो हिस्टोन आपस में ऑक्टामर किस तरीके से जुड़े होते हैं, हमारे H1 जो लिंकर हिस्टोन होता है उसके थ्रू, और इसी तरीके से एक बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। और आप उसमें सारे हिस्टोन बता देंगे कि भाई हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर H1 हिस्टोन तो लिंकर हिस्टोन हो गया, H2A हिस्टोन, H2B हिस्टोन, H3 हिस्टोन, H4 हिस्टोन, इन सब के जो है ना दो दो मॉलिक्यूल्स इनके लगे होते हैं, और तब जाके ये टोटल 8 मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग ऑक्टामर कहते हैं। अच्छे से आप उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22। By differentiate between insulin produced by RDNA and insulin produced by pancreas। भाई RDNA टेक्नोलॉजी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया था उसके पास सी पेप्टाइड नाम की कोई चीज नहीं थी, है ना। और ना उसके अंदर वो जो अलग अलग फॉर्म हो रही थी ना, जैसे पहले सबसे पहले प्री प्रो इंसुलिन बन रही थी, प्री प्रो इंसुलिन से मॉडिफाई हो गए प्रो इंसुलिन बनी, प्रो इंसुलिन से फिर मॉडिफाई हुई फिर इंसुलिन बनी, है ना। ये सब हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये सब हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, अब एक सेकेंड, हाँ जी, ये सब हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये प्री प्रो इंसुलिन से लेके इंसुलिन बनने तक का जो प्रोसीजर है। लेकिन आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती है। यहाँ पे आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, केवल और केवल पहले ए पेप्टाइड बनाते हैं, बी पेप्टाइड बनाते हैं, दोनों के बीच में केमिकली बॉन्ड जो है क्रिएट करवा देते हैं इस तरीके से। ये ऊपर वाला ए पेप्टाइड हो गया, दूसरा वाला बी पेप्टाइड हो गया, सिंपली, कोई परेशानी नहीं है इसे करने में। ठीक है, ये इनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दे रखा है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, गिव द नेम ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। देखिए भाई ट्रिपल फ्यूजन आप बहुत बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है, यू नो अबाउट द ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में हमारे क्या होता है कि जो पोलर न्यूक्लियाई था डिप्लॉयड, उसके साथ एक मेल गैमेट जो कि हैप्लॉयड है, ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, और फ्यूज करने के बाद एक ट्रिप्लॉयड हमारा 3n का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। आ रही है बात समझ में, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। और इन्होंने पूछा है कि ग्रेम वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस। भाई ये जो है हमारा कहाँ पे होगा, एम्ब्रियोसेक के अंदर होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है एम्ब्रियोसेक के अंदर मौजूद है। तो इट टेक प्लेस इनसाइड द एम्ब्रियोसेक एंड वेयर एंड हाउ। तो अगर बात करें टाइम पीरियड की, तो भाई जब ये फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है उस समय पे होता है ये, है ना। तो जो हमारी सेंट्रल सेल है या पोलर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज कर जाती है मेल गैमेट के साथ, और प्रोड्यूस क्या करती है ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नेक्स्ट पूछा हुआ है इन्होंने कि एक्सप्लेन व्हाई द यूज ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म इज कंसिडर्ड टू बी इंजूरियस टू हेल्थ। भाई इन्होंने टोबैको के यूज को इंजूरियस टू हेल्थ क्यों बताया है? देखिए आप सीधा सीधा एक अच्छे से जानते हो कि भाई टोबैको जो है, अगर टोबैको स्मोक करते हैं तो स्मोक की फॉर्म में टोबैको लेने में, जैसे सिगरेट या बीड़ी स्मोक करते हैं, तो उसकी वजह से जो लंग है वो अफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा लंग कैंसर भी हो सकता है। और जो टोबैको को स्नफ की फॉर्म में या आपके गुटखे की फॉर्म में खाते हैं, उसकी वजह से ओरल कैंसर होने की पूरी के पूरे चांसेस रहते हैं, तो इसलिए इसको इंजूरियस माना जाता है। ठीक है, और ये डिकेइंग ऑफ वो करवा देता है, आपके गम्स की डिके करवा देता है, मुंह में से जो फॉल स्मेल है वो उसको कॉज करवाता है। उसके अलावा जो टीथ है उनकी डीकलराइजेशन हो जाती है, बिल्कुल गंदे से भद्दे से दिखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि an infertile couple is advised to adopt a test tube baby program. Describe the two principal procedure adopted for such technologies. भाई अगर किसी बच्चे मतलब किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम किया है, तो उसके वो दो कौन कौन से प्रिंसिपल है जिसके वो अडॉप्ट कर सकता है? तो भाई सबसे पहला तो हमारा जिफ्ट है। जिफ्ट इसमें क्या करेंगे भाई, फीमेल ओम कलेक्ट किया है और एक मेल स्पर्म को कलेक्ट किया, या तो ये डोनर का भी स्पर्म हो सकता है, इन दोनों को फर्टिलाइज करवा दिया, इन दोनों को फर्टिलाइज करवा दिया। जो जाइगोट बना इसको अर्ली स्टेज पे, इसको अगर अर्ली स्टेज पे भेजा, मतलब अप टू 8 ब्लास्टोमर स्टेज भेजा है, ब्लास्टोमर स्टेज पे भेजा है, तो इसे हम लोग जिफ्ट कह देते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और इसको ट्रांसफर भी कहाँ पे किया जाएगा? फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। और इसी का एक और दूसरा रूप है, उसे आईओटी कहते हैं। आईओटी में प्रोसीजर यही रहेगा, एक एग लिया या ओवम लिया, उसको फर्टिलाइज किया ये डोनर के स्पर्म से, लेकिन अब की बार जो जाइगोट बना उसके बाद इसको डिवाइड होने दिया लेट ब्लास्टोमर स्टेज पे या लेट स्टेज पे, मतलब आफ्टर आफ्टर 8 सेल स्टेज, आफ्टर 8 सेल स्टेज इसको ट्रांसफर करेंगे। आ रही है बात समझ में? और लेकिन अब की बार इसको कहाँ करेंगे? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, मतलब इसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा और यहाँ पे इसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब जो नेचुरली प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। जैसे नेचुरली अगर अप टू 8 ब्लास्टोमर स्टेज की बात होती, तो वो उसकी जो पर्टिकुलर साइट होती वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती। और सिमिलरली अगर नेचुरली अगर ये प्रोसेस हो रहा होता और लेट ब्लास्टोमर मतलब 8 ब्लास्टोमर से ऊपर होती, तो वो डिवाइड करता हुआ यूट्रस की तरफ मूव कर रहा होता, तो उसको वहीं पे जो है ट्रांसफर किया जाएगा जहां पे उसकी नेचुरली पोजीशन होनी चाहिए थी, ताकि ये प्रोसेस मिमिक करेगा, बिल्कुल नेचुरल है, तभी तो इम्प्लांट करेगा वो। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ये दोनों प्रोसेस हो गए। अब ये हमारे सेक्शन बी वाले क्वेश्चन तो हो गए पूरे, अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन दे रखा है। भाई इन्होंने बात करी है अडेप्टेशन की, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल जो एरिड या डेजर्ट एरिया, मतलब जहाँ पे पानी कम है वहां पे पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या अडेप्टिव फीचर होंगे। तो सीधा सीधा आप अच्छे से जानते हो कि जो प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में हमारे पाए जाएंगे, भाई उनको पानी की दिक्कत है। तो सबसे पहला वो अपनी लीव्स से जो है उन लीव्स को मॉडिफाई कर लेंगे स्पाइंस के अंदर, है ना। और उनके जो स्टेम वाला पार्ट है, वो स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ग्रीन होता है। उसके अलावा इन्होंने केम साइकिल जो है अडॉप्ट किया है, ये बिल्कुल अपने नाइट के टाइम पे स्टोमेटास को ओपन करेंगे और डे के टाइम पे अपने स्टोमेटास को बंद कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, ताकि वाटर लॉस ना हो। अब इनके जो स्टोमेटास हैं वो कहाँ होते हैं? डीपली प्लेस्ड होते हैं, डीपली प्लेस्ड होते हैं इनटू द लीव्स। उसके अलावा ये अपने चारों तरफ एक थिक क्यूटिकल की लेयर बना के रखेंगे,
क्यूटिकल की लेयर रखते हैं बना के, ठीक है, ताकि जो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर है वो यहाँ पे ना हो। ये तो रही बात प्लांट्स की जो डेजर्ट एरिया में मिलेंगे। ऐसे अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं, एनिमल्स कैसे होंगे भाई। ये भी जो एनिमल्स होते हैं ये कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज करेंगे, डाइल्यूट यूरिन नहीं प्रोड्यूस करेंगे। कंसंट्रेटेड में मतलब पानी कम से कम लॉस हो उसके अलावा, और इनके अंदर स्वेटिंग बहुत कम होती है, मतलब स्वेटिंग तभी होगी जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। और कुछ एनिमल्स जैसे कैंगरू रैट, ठीक है, ये जो कैंगरू रैट होता है ये क्या कर लेता है, ये अपने फैट को ऑक्सीडाइज कर लेगा, मतलब इनको पानी भी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, फैट को ऑक्सीडेशन करके वहां से जो वाटर रिलीज होता है उस वाटर को अपनी अपनी जो वाटर की डिमांड है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये इनकी एडेप्टेशन है एनिमल्स की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वाला पार्ट इसमें दे रखा है कि पेनिसिलियम डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम ऑन कल्चर प्लेट। तो भाई ये आपको किस चीज का एग्जांपल लग रहा है, याद कीजिए। म्यूचुअलिज्म, दोनों बेनिफिटेड, ठीक है। पैरासिटिज्म, एक बेनिफिटेड एक हार्म। प्रेडेशन, एक बेनिफिटेड एक हार्म। कॉमेंसलिज्म, एक बेनिफिटेड दूसरा नाइदर बेनिफिटेड और नॉर हार्म। एक अमेंसलिज्म जिसमें एक हार्म्ड है दूसरा बेनिफिटेड नॉर हार्म। तो यहाँ पे जो ये पेनिसिलियम है ये मक्कारी कर रहा है, इसको ये जो स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया है ये इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, लेकिन ये पेनिसिलिन क्या करता है, ये एंटीबायोटिक रिलीज कर देता है। एंटीबायोटिक की वजह से ये जो बड़े बड़े बेचारे बैक्टीरिया हैं ये ग्रो नहीं कर पाते। तो पेनिसिलियम को इन बैक्टीरिया के होने से कोई नुकसान नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, ना तो इसको कोई इनके रहने से फायदा था ना इनके मरने से कोई फायदा है, लेकिन इसने क्या किया, इनको नुकसान पहुंचा दिया एंटीबायोटिक रिलीज करवा के। तो ये जो एग्जाम्पल है किसका, अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म, ठीक है, जिसमें पेनिसिलियम जो मोल्ड थी उन्होंने सिक्रेट किया पेनिसिलिन को और किल कर दिया बैक्टीरिया को, और जो पेनिसिलियम थे वो हमारे अपने आप को सेफ रखा उन्होंने। नेक्स्ट इन्होंने पूछा हुआ है कि sucker fish attaches itself to the under surface of shark with the help of dorsal fin modified as a hold fast। भाई सकर फिश किसका एग्जांपल होगा, ये कॉमेंसलिज्म का है। भाई देखो शार्क के ऊपर अगर ये सकरफिश चिपक भी जाती है, शार्क को इससे कोई नुकसान नहीं है, ये जो सकरफिश है उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, लेकिन सकरफिश को उसके साथ रहने में का फायदा क्या है कि शार्क वाला इसको जो मारने वाले प्रेडेटर थे वो इसको नहीं मारेंगे, क्योंकि ये किसके साथ है, शार्क के साथ चल रही है ना, शार्क के ऊपर चिपकी हुई है। तो अगर इसको खाने के लिए कोई प्रेडेटर आएगा भी तो शार्क उसको खा जाएगी उल्टा, तो ये बची रहती है और प्रेडेटर इनको खा नहीं पाता। नेक्स्ट बताया हुआ है इन्होंने, लाइकन से एज एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो ये एग्जांपल है हमारा किसका, म्यूचुअलिज्म का, जिसमें दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है। मतलब जो लाइकन है, लाइकन में जो हमारा फंगस वाला पार्ट है वो तो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करने का काम करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करने का काम करेगा, और जो फोटोसिंथेटिक एल्गी वाला पार्ट है वो क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और फूड देने का काम करेगा। दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों खुश रहते हैं, है ना। और सकरफिश का एक एग्जांपल और है, एक पॉइंट और था जो मैं बताने भूल गया, कि जो शार्क का बचा कुचा फूड है जैसे खाएगी वो थोड़ा बहुत रह जाएगा तो वो भी इसको खाने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और बताए थे मैंने, हर्मिट क्रैब और ये सब बहुत सारे बताए थे। इससे एक वो भी बताया था आपको, सी एनिमोनी वाला एग्जाम्पल, क्लाउन फिश वाला, है ना, याद कर लीजिएगा इन सारे एग्जाम्पल्स को, कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से बस पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
अब इन्होंने पूछा है कि टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करती है। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है वहां पे आप जानते हो कि जो इम्यून सेल्स है वो रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे कोई भी जो वो आपकी एंटीबॉडीज कहते हैं उन जिन्हें, एंटीबॉडीज का कोई भी रोल नहीं होगा। मतलब एंटीबॉडीज का रोल आता है केवल और केवल किसमें, ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर, है ना। और यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हमारी कौन सी होंगी, एक तो टीसी सेल, टीसी सेल साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट कहते हैं जिन्हें, ठीक है। और दूसरा है टी हेल्पर सेल या हेल्पर टी सेल कह दीजिए। तो ये दोनों रोल प्ले करती है किसके अंदर, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में, और मेन रोल इन्हीं का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर कि इकोर 1 is used to cut a segment of foreign DNA that of vector DNA to form recombinant DNA. Show the following with the help of schematic diagram. ठीक है, मतलब आपको पूरा डायग्राम बनाना है। A site at which E. coli act and cut both the segment. तो आप वो वाला डायग्राम बना देंगे भाई। यहाँ पे याद करिए, इस तरफ से आप वेक्टर डीएनए दिखा दीजिए, इसमें जी ए टी टी सी, इधर ऐसे दिखा दीजिए जी ए टी टी सी। इसी तरफ से इस तरफ से दिखा दीजिए एक और ऐसे ही जी ए टी टी सी, इस तरफ ऐसे लिख दीजिएगा, है ना। इधर पे लिख दीजिएगा, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बना दिया, है ना। तो इसको फॉरेन डीएनए बोल दीजिए, इसको फॉरेन डीएनए बोल दीजिए, है ना, और इसको वेक्टर बोल दीजिए। पहले इनको डाइजेस्ट करवाइए। जब आप यहाँ पे डाइजेस्ट करवाओगे तो ये कट कर देगा इधर से, ये कट कर देगा इधर से, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा बुक वाला डायग्राम में, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं लेनी है। इस तरीके से जी ए टी, ये हो जाएगा जी, है ना। और इधर स्टिकी एंड बन जाएंगे इस वाले के, जो किसी ने कट किया है। तो ये इसने यहाँ से नीचे से कट किया है और यहाँ पे नीचे कट किया, तो जी हटा देना इसमें से, ठीक है, जी इसमें से हटा देना, ये इतना ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये ए टी टी सी, और यहाँ पे हो जाएगा जी, और इन दोनों को आप ऐड करवा दीजिए यहाँ पे, तो बिल्कुल परफेक्ट मैच आएगा इस तरीके से। ये हो जाएगा जी ए टी टी सी जो दूसरी तरफ से आया, और यहाँ पे हो जाएगा ये दूसरी तरफ से आया है बस। और ये आपका जो बन गया, ये बन गया आरडीएनए। ये वाला डायग्राम आप बहुत परफेक्टली बनाना है आपको। मैंने तो जल्दीबाजी में बहुत जल्दी बनाया है तो अच्छा नहीं बना, आप लोग अच्छे से बनाएंगे इस डायग्राम को, ठीक है। कौन सा डायग्राम है? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है antibiotics are regarded as one of the most significant discoveries of 20th century. These have greatly contributed toward the welfare of human society. Analyze and compile a report on how the discovery of antibiotic has helped mankind in the field of medicine. तो भाई आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या होता है और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो आप जानते हो कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट, और बायोसिस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। अगेंस्ट और बायोसिस का मतलब होता है लाइफ, अगेंस्ट द लाइफ ऑफ एनी बैक्टीरिया या किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ की बात हो रही है, उसके अगेंस्ट बनाए गए कोई भी मॉलिक्यूल को एंटीबायोटिक कहते हैं। अब इन्हें बनाता कौन है, इन्हें बनाते भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन
पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं, जैसे फंगस बना देते हैं, कुछ यीस्ट बना देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये कुछ जो पैथोजेंस हैं उन पैथोजेंस की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, मतलब खत्म करने का काम करते हैं। अब सबसे पहली जो एंटीबायोटिक निकाली मतलब डिस्कवर हुई थी वो थी हमारी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को निकाला गया था किससे, पेनिसिलियम नोटेटम। और इसके लिए जो डिस्कवरर थे कौन थे, जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इनकी भी ये एक चांस डिस्कवरी थी, ये भी चाहते नहीं थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम है, मैं फ्लेक्सिंग लिख रहा हूँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एक चांस डिस्कवरी थी इनकी, ठीक है। अब इसने किया क्या भाई, जब ये डिस्कवर हुई थी उसके बाद हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या होता था कि जो इंजर्ड शोल्डर थे उनको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता था, या तो उनकी वोंड की वजह से डेथ हो जाती थी। तो इसने एक्सटेंसिवली हमारी यूज हुई थी अमेरिकन शोल्डर्स को ट्रीट करने में, और फिर बाद में थोड़ी सी और ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को क्या नाम है डिस्कवर किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, प्यूरिफाई किया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उनसे जो है जो वेरियस डिजीज थे या पॉजिटिव एजेंट्स थे उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करवाया गया। अब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनकी क्या है, एक सबसे अच्छी कैपेसिटी क्या है कि वो हमारे जो बहुत सारे डेडली डिजीज हैं उनसे लड़ने में फाइट करते हैं हमारे, ठीक है। और अगर ये एंटीबायोटिक ना होती तो क्या होता कि जो बहुत सारी लाइफ्स हैं जो अब तक डिजीज की वजह से लूज कर चुकी हो, मतलब खत्म हो गई होती, वो अब बचाई गई हैं बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इसने एंटीबायोटिक ने हमारे जो वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इस सारी चीज़ों को आप बता देंगे, उसमें लिख देंगे कि किस किस डिजीज में क्या क्या एंटीबायोटिक रोल प्ले करती है। अब नेक्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये HIV की लाइफ साइकिल ही है, तो कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। और शायद मैंने आपके एग्जाम्स में भी जो आपके टेस्ट बनाता हूँ उसमें डाले हुए इस तरीके के क्वेश्चंस। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्टडी द डायग्राम शोइंग रेप्लिकेशन ऑफ HIV इन ह्यूमन एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से HIV आया है, तो पहला HIV को इन्फेक्ट करते हुए दिखाया है सेल को। देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस क्या पूछे हुआ है। सबसे पहला पूछा हुआ है कि राइट द केमिकल नेचर ऑफ कोट ए, ऑल्सो नेम द क्या नाम है एंजाइम बी दैट एक्ट, क्या लिखा हुआ है इसमें, दैट एक्ट अपॉन ए टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल सी, गिव द नेम ऑफ मॉलिक्यूल सी। तो देखिए सबसे पहला प्रोटीन है, ए तो हमारा प्रोटीन है भाई, है ना जी। बी एंजाइम कौन सा है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया क्योंकि आरएनए होता है ये, तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर that act on A to produce molecule C, give the name of molecule C। भाई molecule C हो जाएगा हमारा क्या, डीएनए। और ये जो X एंटर किया है ये क्या है, आरएनए। उसके बाद इन्होंने पूछा है मेंशन द नेम ऑफ होस्ट सेल डी, अच्छा ओवरऑल सेल का नाम पूछा है इन्होंने, डी द HIV अटैक फर्स्ट व्हेन इट एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो होस्ट सेल जिसमें अटैक करता है वो है मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस। ओके, तो ये मैक्रोफेजेस इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। बेटा बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आप इन्हीं सारे क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा बहुत अच्छे से, कहीं पे कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर कहीं आएगी तो अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप खूब रिवाइज कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आपकी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, explain the process which help the sperm to gain entry into the female oocyte during fertilization, mention the significance of point of entry of sperm। तो भाई सबसे पहला काम क्या होता है, जब एंटर करता है स्पर्म, स्पर्म कैपेसिटेशन करता है। क्या करता है, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन के अंदर क्या होता है कि स्पर्म कैपेसिटी को एक्वायर करता है ताकि वो
फीमेल एग को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। उसके अलावा वो अपने हेड पे से कुछ जो डिपॉजिटेड कोलेस्ट्रॉल है उनको निकाल देता है, क्योंकि अब आगे चल के उसको क्या करना होता है, हमारा जो हाइल्यूरोनाइडेज है, ग्रेनुलोसा लेयर है, या आपकी जो ये जोना पेलिसिडा लेयर है, उसको लाइज करना होता है। तो उसके बाद हमारा एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में तीनों लेयर, हाइल्यूरोनाइडेज तो आपका हेलोरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये हमारी कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। और एक और होता है एक्रोसिन। एक्रोसिन क्या करेगा, आपका जो जोना पेलिसिडा वाली लेयर है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है जी। तो ये हमारा सीधा सीधा एग्जाम्पल है, और ये सारे इवेंट्स हैं जिनको आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि प्लान एन एक्सपेरिमेंट एंड प्रिपेयर फ्लो चार्ट ऑफ स्टेप्स दैट you would follow to ensure that seeds are formed only from the desired set of pollen grains. Name the type of experiment that can carried out. Write the importance of such experiment. भाई ये जो पूछा गया है यहाँ पे, ये बात हो रही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, आप अच्छे से जानते ही हो, हम लोग इमास्कुलेशन करते हैं। इमास्कुलेशन करने के बाद हम लोग बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग करने के बाद हम लोग जो बैग है उसे ओपन कर देते हैं, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को वहाँ पे डस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर से उसको रीबैक कर दिया जाता है, ताकि हमारे जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है वो ही उसको फर्टिलाइज कर पाए। और बैगिंग करने का भी यही है कि क्रॉस जो कंटामिनेशन है, कोई भी अनडिजायर्ड जो पॉलन है वो उसको फर्टिलाइज ना करे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सच एक्सपेरिमेंट। भाई इन एक्सपेरिमेंट का इम्पोर्टेंस ये है कि जो नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन है जिसमें बेटर क्वालिटी होती है या हाइब्रिड तैयार होते हैं, उनका क्रिएशन कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स को हम लोग एक वैरायटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब दो या तीन स्पेसिफिकली दो स्पीशीज के जो कैरेक्टर्स हैं, और दोनों के यूनिक कैरेक्टर्स हम एक हाइब्रिड के अंदर डाल देंगे, तो एक हमारा यूनिक सा प्लांट तैयार हो जाता है, और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, और प्रोडक्टिव के साथ साथ उसके अंदर कोई नए फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि किसी फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि खाना तो कस्टमर्स को ही है, और अगर उसके अंदर टेस्ट अच्छा होगा, फ्लेवर अच्छा होगा, एरोमा अच्छा होगा, तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये इसकी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ वाला दे रखा है, स्टडी द ग्राफ बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। भाई यहाँ पे आपको सीधा सीधा देखने के लिए मिल रहा है कि ये बी वाला जो कर्व है हमारा, ये एस शेप कर्व, सिग्मोइड कर्व दे रहा है। तो वर्लहोस्ट पेयर ग्रोथ वाला जो मॉडल था, ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे, और ये जे शेप कर्व आ रहा है आपका, तो ये आपका किसका आ रहा है, एक्सपोनेंशियल मॉडल है ना, एक्सपोनेंशियल मॉडल है। और ये जो एस शेप कर्व मिल रहा है, ये आपको किसकी बात हो रही है, यहाँ पे लॉजिस्टिक मॉडल की बात हो रही है ना। तो इन्होंने बोला है कि भाई पहला इन्होंने बोला है स्टेटस ऑफ फूड एंड स्पेस बताइए कर्व ए एंड बी में। भाई कर्व बी के अंदर तो लिमिटेड फूड है ना, कर्व ए के अंदर हमारा अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस है, जिसकी वजह से जो हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर विच वन ऑफ द कर्व ऑफ ग्रोथ मॉडल, विच वन ऑफ द कर्व ऑफ और ग्रोथ मॉडल विल अप्रोप्रिएट डेपिक्ट द प्रे पॉपुलेशन। तो बी प्रेडेशन प्रेशर है भाई, प्रेडेशन प्रेशर में तो पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, तो बी वन इज द आंसर ऑफ सेकंड वन। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू यू विच